दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये जो चैप्टर है अपना, इस चैप्टर को आज हम लोग काफ़ी अच्छे से बहुत बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे बताए आपको, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ 1 है, तो इस पैराग्राफ को यहाँ पे इंग्लिश में तो आपके लिखा हुआ है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है प्रॉपरली, बुक के लाइन को यहाँ पे लिया गया है, इसमें यहाँ पे दे दिया गया है और उसी का हिंदी यहाँ पे कर दिया गया है, ताकि आप यहाँ से आप लाइन देखो और उसका हिंदी आप आराम से पढ़ के समझ लो। लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक लाइन का जो इंग्लिश है ना, ये जो इंग्लिश है इसका एक एक लाइन पढ़ पढ़ के उसका हिंदी आपको समझाएंगे। यानी ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश से डर लगता है, प्रॉब्लम होती है, वो भी बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बस आप आज के इस क्लास को देखिए और आप फिर लास्ट में हमें बताइएगा आप लोगों को कितना पसंद आया। और साथ ही साथ इससे पहले आप लोग बहुत सारे लेक्चर्स जो आए हैं, जैसे अपने पास चैप्टर जो था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, है ना, ये सब चैप्टर जो था आप लोग बहुत पसंद किए, आप लोग को बहुत अच्छा लगा। और जो बच्चे वो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहले जो 4 चैप्टर्स हो चुके हैं वो चारों चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चे उसको देखे हैं, जो बच्चे नहीं देखे अच्छे से देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो बात करें, ये जो चैप्टर है अपने पास, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मिल रहा है, आइडियाज़। आइडियाज़ का मतलब क्या होता है? आइडियाज़ का मतलब होता है विचार। क्या चीज़? विचार। दैट हैव हेल्प्ड, ठीक है, यानी जो मदद किया, ठीक है, जो मदद किया मैनकाइंड, एक तरीके से मानव को, मानवीयता को, ठीक है। तो ऐसे विचार जो कि मानव जाति को कहीं ना कहीं मदद किए, वो सभी विचारों के बारे में इस चैप्टर में ऑब्वियस सी बात है, बात होगी, ठीक है। हेल्प का मतलब क्या चीज़? मदद करना, ठीक है। और आइडियाज़ का मतलब विचार। तो ऐसे बहुत से आइडियाज़ होंगे ना, जिससे हमारे जीवन में बोले तो मानव जीवन बहुत अच्छे तरीके से विकास किया, जो बहुत मदद किया हम लोग को आगे बढ़ने में। जैसे पहले क्या होता था कि लोग ऐसे ही कहीं कहीं भटकते रहते थे। पहले शुरू के ज़माने में सोचो, खेती पथारी तो होता नहीं था, आग का आविष्कार धीरे धीरे हुआ। उससे पहले तो सोचो बिना आग के लोग रहते थे, ठीक है। कैसे रहते होंगे, कच्चा मांस खाते होंगे, या फिर किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। आज हम लोग आग सेक के थोड़ा सा ठंड में एकदम थोड़ा सा एकदम गर्मी का एहसास मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारा अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई। तो ये सबसे क्या हो गया, मानव जाति को काफ़ी मानव जाति जो है काफ़ी हद तक विकास किया, है ना। लेकिन बहुत शुरू में ऐसे कौन कौन से विचार थे जो मानव जाति को काफ़ी आगे बढ़ने में मदद किया, उसके बारे में चैप्टर में मेनली रूप से बताया गया है, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं राइटर के बारे में। और यहाँ पे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये जो चैप्टर है इसको लिखे कौन है? इनको लिखे हैं अपने पास बर्ट्रैंड रसेल जी। कौन लिखे हैं? बर्ट्रैंड रसेल इसको लिखे हैं, इस चैप्टर को, ठीक है। और बर्ट्रैंड रसेल इस चैप्टर को लिखे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, तो ये अपने पास बर्ट्रैंड रसेल जी हैं, ठीक है। यही बर्ट्रैंड रसेल जी हैं जो आपका ये चैप्टर लिखे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये नहीं रहते तो ये चैप्टर नहीं आता ना। अरे तब दूसरा चैप्टर आता है ना। ये चैप्टर को ये लिखे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बॉर्न इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1872 को, 1872 को। कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद अगर निधन के बारे में बात करें, इनका ये डाइड कब किए? तो 1970 में, यानी 1970 में इनका निधन होता है। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में ही इनका निधन होता है। तो ये आप याद रखोगे कि इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन। बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसफर थे और साथ ही साथ एक क्या थे? हिस्टोरियन थे, एक इतिहासकार भी ये थे, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल जी। क्लियर? तो ये अपने कुछ जानकारी हुआ बर्ट्रैंड रसेल जी के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। और अब आपका पूरा ध्यान यहाँ पे कंसंट्रेट होना चाहिए और फुल अच्छे तरीके से मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए और मस्त तरीके से पूरे पढ़ने में अब आप लग जाइए। हाँ जी, तो चलिए पहला पैराग्राफ यहाँ पे अच्छे ढंग से देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ में बोला क्या जा रहा है, इसको अच्छे से समझिए। इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है
बिफोर वी कैन डिस्कस द सब्जेक्ट, ठीक है, हम लोग अगर मुद्दे की बात करें, यानी हम लोग अपने विषय के बारे में, हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में, हम लोग अपने मुद्दे के बारे में डिस्कस करें, यानी चर्चा स्टार्ट करें, चर्चा शुरू करें, उससे पहले बिफोर यानी उससे पहले, यानी हम लोग अपने जो विषय है उस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, ठीक है, हम लोग अपने विषय पे चर्चा शुरू करें उससे पहले हम लोग को एक तरीके कंसेप्शन जो होता है, एक तरीके से जो मतलब बोले ना, तो हम लोग एक तरीके से जो हमारा कुछ समझना, कुछ कंसेप्ट जो होता है वो जान लेना जरूरी है। डैट वी कंसीडर एज ए हेल्प टू मैनकाइंड, जो हम लोग को एक तरीके से किस प्रकार से प्रभाव को मानव जाति का मदद के रूप में देखते हैं, कि मतलब एक तरीके से कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं, ठीक है, इफेक्ट को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं कि मानव जाति को उस प्रभाव ने मदद किया है ना। यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, हम सिंपल सी बात है, हम लोग अपने विषय पे चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि किस आधार पे, किस बेस पे हम लोग ये समझ सकते हैं ऐसा कौन सा प्रभाव है, कौन सा इफेक्ट है जिसको हम लेंगे, जो ऐसा समझेंगे कि वो मानव जाति को मदद किया है, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा आधार है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट बना लेते हैं, कंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प्ड, ठीक है, व्हेन दे बिकम मोर नंबरस, ठीक है, क्या मानव जाति जो है एक तरीके से मानव जाति को मदद हुआ जब उसकी संख्या नंबरस यानी वो उसकी संख्या ज़्यादा होती गई, यानी नंबरस का मतलब एक तरीके से संख्या बढ़ना, ठीक है। क्या मानव जाति की मदद तब हुई जब उसका संख्या बढ़ता गया, वो मानव जाति को मदद किया गया बढ़ने में। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या फिर वो उसको तब जाके मदद मिला जब वो एक तरीके से धीरे धीरे जानवरों की तरह व्यवहार कम करने लगा, ठीक है, जानवरों से अलग होने लगा, जानवरों से अलग प्रकार का व्यवहार वो करने लगा, है ना। क्या चीज़ ऐसा मानव जाति को मदद किया है? तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे चर्चा होती है कि अगर उसका संख्या बढ़ गई, जब उसके आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई, यानी जब मानव जाति जितने थे उसकी संख्या लगातार बढ़ती गई मानव जाति का, वो मदद किया। या फिर वो जब एनिमल की तरह व्यवहार कम करने लगा, यानी जानवरों की तरह व्यवहार कम करने लगा, वो मानव जाति को मदद किया आगे बढ़ने में। क्या चीज़ मदद किया? अभी पैराग्राफ 1 ही चल रहा है, इसमें है और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या फिर जब वो ज़्यादा खुश होने लगा तब वो मदद किया। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, या जब वो सीखा, ठीक है, जब वो सीखा, जाना, इंजॉय ए मतलब एक तरीके से आनंद लेने का, ग्रेटर डाइवर्सिटी यानी अधिक विविधता का आनंद, मतलब अलग अलग तरीके का आनंद के बारे में, अलग अलग तरीके के आनंद के बारे में वो एक्सपीरियंस किया, जाना, समझा, उसको देखा, है ना, वो मानव जाति को मदद किया। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या फिर जब मानव जाति को ज़्यादा कुछ जानने को मिला, वो मानव जाति को मदद किया। आखिर कुछ तो ऐसा बात होगा ना जो मानव जाति को मदद किया होगा, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मानव जाति को मदद किया, उसके बारे में हम लोग कंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या फिर मानव जाति को मदद तब मिला जब वो एक दूसरे के साथ जो है क्या होने लगा, टू वन अनदर, क्या चीज़, फ्रेंडली, जब वो एक दूसरे के साथ मित्रवत होने लगा। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन, ठीक है, मेरे अनुसार ये सभी चीज़ें जो है वो हमारी अवधारणाओं के अंदर आता है ऑफ व्हाट हेल्प्ड मैनकाइंड, कि मानव जाति को क्या क्या मदद किया। इन सभी चीज़ों में से मानव जाति को क्या मदद किया, ये सभी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई विल से मैं कह सकता हूँ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट दैम, मतलब एक तरीके से प्रारंभिक शब्द उनके बारे में कुछ कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो फैक्टर्स देख रहे हैं, या तो उसकी संख्या जब बढ़ोतरी हुई, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल पहले आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि बात क्या किया जा रहा है कि मानव जाति, देखो मानव जाति आज हम लोग जैसे इतने बड़े साम्राज्य हम लोग का दिख रहा है ना, कि मतलब इतने बड़े संख्या में मानव जाति हैं हर जगह, अमेरिका, उसके बाद चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, है ना, हर जगह मानव ही दिखने को मिल रहा है। क्या मानव जाति इतना क्यों बढ़ा या इतना विकास क्यों किया? और भी तो प्राणी थे इस धरती पे, जानवर थे, पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे, बहुत चीज़ें थी,
तो मानव जाति क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ा या मानव जाति को क्या ऐसा चीज़ मदद किया जो वो आज इतने बड़े अच्छे तरीके से मदद मिला कि आज वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। एक तरीके से बोले तो इतना आगे तक बढ़ते चला आया, ठीक है। कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा, या तो मानव जाति की संख्या लगातार बढ़ते रही होगी, या मानव जाति खुश बहुत ज़्यादा होने लगा, या मानव जाति को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया होगा, या मानव जाति एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहने लगा होगा, ठीक है। कोई तो ऐसा रीजन होगा जो मानव जाति को मदद किया। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और यही चीज़ के बारे में राइटर स्टार्टिंग में ही बता दिए कि हम कुछ प्रारंभिक बात आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोले हैं राइटर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ नंबर 2 पे आते हैं, और इसमें अपने पास क्या है, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल, यानी एक तरीके से द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स, ठीक है। इसमें कोई शंका नहीं है, ये जो है अपने पास इंड्यूबिटेबल जो है, इसमें इसका मतलब होता है इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। कोई संदेह नहीं होना उसको कहते हैं इंड्यूबिटेबल, यानी कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि मानव जाति को मदद किया उसका संख्या, ठीक है। कि हाँ ये तो बात है कि मानव जाति को काफ़ी हद तक मदद किया उसका संख्या, मानव जाति इतने ज़्यादा संख्या में हो गए, तो अब ज़्यादा संख्या है तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा सब लोग करेंगे तो मानव जाति विकास करेगा, है ना। तो मेन कारण तो यहाँ पे ये तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ऐसा मतलब एक तरीके से विचार जो कि मानव जाति को मदद किया वो तो नंबर तो है ही, उसकी संख्या में बढ़ोतरी ये उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, ठीक है, एक समय ऐसा भी होगा, अब सोचो एक समय ऐसा भी होगा व्हेन, जब होमो स्पेसियन वाज ए वेरी रेयर स्पेसीज, यानी होमो स्पेसियन कौन, यानी मानव जाति, हम लोग जो है उसको होमो स्पेसियन कहते हैं। तो यानी हम लोग जो है बहुत ही रेयर क्या होंगे, स्पेसीज होंगे, बहुत ही क्या होंगे, दुर्लभ प्रजाति। जैसे आज होता है ना कि आज वो प्रजाति उस टाइप का पक्षी खत्म होते जा रहा है, कोयल खत्म होते जा रहा है ना, ऐसा होता है ना, सुनते हैं कि मोर खत्म होते जा रहा है, तो यानी रेयर स्पेसीज में आ जाता है उसका काउंट। तो ऐसा भी तो होगा, होमो स्पेसियन जो है एक तरीके से मानव जाति भी एक तरीके से बोलो तो ऐसा होगा कि एक समय बहुत ही दुर्लभ प्रजाति होते होंगे, हम लोग बहुत कम संख्या में होते होंगे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और हम लोग एक तरीके से विकास करते गए, है ना, ऐसा हुआ होगा। उसके बाद है सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल, ठीक है। एक तरीके से हम लोग क्या होंगे, अनिश्चित रूप से विद्यमान होंगे, मतलब हम लोग कहीं कहीं जंगल में भटकते होंगे, किधर किधर वो क्लियर नहीं होगा कि हम लोग किधर रहते होंगे, ठीक है। कोई कहीं मिल जाते, दुर्लभ है तो कहीं पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। इन जंगल एंड कैव्स, हम लोग एक तरीके से जंगल में, गुफाओं में, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड वेस्ट, एक तरीके से डरे होंगे, ठीक है। टेरिफाइड का मतलब डरा होना, ठीक है। वाइल्ड वेस्ट का मतलब खूंखार जंगली जानवर, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा डरे होंगे, ठीक है। हैविंग डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग नॉरिशमेंट, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होता होगा हम लोग को नॉरिशमेंट, यानी नॉरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, ठीक है। हम लोग को अपना पोषण को प्राप्त करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आते होंगे, डिफिकल्टीज आते होंगे, काफ़ी कठिनाई होती होगी, है ना। आज के ज़माने के अकॉर्डिंग मत सोचो, ये सोचो वैसा जब धरती पे एक तरीके से मानव जाति का संख्या बहुत ज़्यादा कम होगा, ऐसा भी तो होगा ना, बहुत ज़्यादा ही कम होगा, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति में से हम लोग आते होंगे, हो ये सब समझ गए। और उस समय क्या होगा कि हम लोग जंगलों में, गुफाओं में बहुत ही डरे डरे से रहते होंगे। ये जो है मतलब जंगली जानवर जो रहते हैं, खूंखार जानवर, ये वाइल्ड वेस्ट से एक तरीके से बहुत डर डर के हम लोग रहते होंगे, और बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती होगी हमें अपने पोषण को प्राप्त करने में, हमें अपने खाने पीने की चीज़ों को प्राप्त करने में, है ना। ऐसा भी तो हुआ होगा। तो वो सारे विचार के बारे में सोच रहे हैं आप, वहाँ पर आपको दिमाग जाना चाहिए कि लेखक कहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 में ही है, एट दिस पीरियड ऑफ द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है एट दिस पीरियड, और इस अवधि में उनकी अधिक बुद्धिमत्ता का जैविक लाभ जो था वो प्रारंभिक अवस्था में था, ठीक है। विच वाज
cumulative becomes it could be handed from on from जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। मतलब एक तरीके से उस समय अगर बात करें जब एक तरीके से मानव जाति की संख्या कम होगी और उस समय जो मान लेते हैं कि किसी के अंदर जो बुद्धिमत्ता होगी वो क्या होती है, एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन, यानी आपके पिता जो सीखे वो आपको मिला, आप अपने बेटे को दिए, यानी जो नॉलेज मिला ना तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती जा रही थी। हैड स्कैडली बिगन टू ओवरवे दी डिसएडवांटेज ऑफ द लॉन्ग इन्फेंसी, ठीक है। एक तरीके से बोला जाए तो यही चीज़ जो है ना, हम लोग अपने दिमाग जो अपने बुद्धि होता है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, अपने जनरेशन टू जनरेशन एक तरीके से ट्रांसफ़र करते गए, तो यही सारे चीज़ ने जो है अपने लंबे अवस्था के जो है नुकसान को कम करने के लिए बहुत मुश्किल से शुरू किया था। एक तरीके से ये सब ना बहुत एक तरीके से क्या हुआ, हम लोग को मदद किया कि हम लोग जो लंबे समय तक हम लोग जो जीवित रहते थे तो उन सारी चीज़ों को अपने ज्ञान को लेके अपने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ट्रांसफ़र करते गए होंगे। हिज लेसेंड एलिगिटी, ठीक है, मतलब अपने जो है फुर्ती जो बात करें एज कंपेयर्ड विथ मंकीज, ठीक है, और एक तरीके से बात करें बंदरों के साथ तुलना में उसकी कम फुर्ती, मतलब बंदरों हम लोग ऑब्वियसली पता है ना कि बंदर के प्रजाति से कहीं ना कहीं होमो स्पीसीज एक तरीके से मतलब मानव जाति कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है, ठीक है। तो अगर बात करें होमो स्पीसीज में ही, तो मतलब बात करें अगर बंदर के बारे में, ठीक है, तो अपने पास जो है एलिगिटी जो है एक तरीके से फुर्ती जो है वो एज कंपेयर्ड विथ मंकी, ठीक है, लेसनेड, ठीक है, एक तरीके से कम, ठीक है, मतलब एक तरीके से बंदरों से बात करें तो हम लोग में फुर्ती बहुत ज़्यादा कम है। बंदर को देखोगे एकदम कभी उस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे एकदम कुदक कुदक के घूमते रहता है, तो उतना फुर्ती तो मानव में नहीं है, ठीक है। एंड हिज लेक ऑफ हेयर सूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, ठीक है। हेयर सूट का मतलब जानते हो, ये देखोगे बंदर के ऊपर जो देखोगे ना वो जो चमड़ी जो रहता है उसके ऊपर हेयर सूट रहता है, मतलब उस पर बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम लोग के अपने लोग के भी ऊपर रहता है, हाथ के ऊपर, है ना, लेकिन क्या रहता है कि अपने लोग में नाक के बराबर रहता है ना, नाक के बराबर रहता है, लेकिन बंदरों में देखोगे बहुत बड़ा बड़ा हेयर सूट रहता है। तो वो क्या करता है, वो एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है क्या चीज़ से, ठंडा से, वो ठंड से बचा देता है उसको हेयर सूट। लेकिन मानव जाति में ये भी नहीं था, तो कंपेयर किया गया जैसे कि बंदरों से ज़्यादा फुर्ती भी हम लोग में उतना नहीं था, और उसके साथ में क्या था, हेयर सूट वगैरह था, तो वो सबको ठंड से बचने को मिलता था। सोचो अपने मानव जाति कैसे बचते होंगे। उस लोग को तो आग के बारे में भी नहीं पता होगा कि आग को ऐसे करके सेक लेंगे तो जारा खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब तो पता नहीं होगा। तो वो सबको कितना दिक्कत होता होगा शुरू में, समझ रहे हो ये सारा चीज़। चलो तो ये अपने पास हुआ, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 ही है, इन दोज डेज, और उस समय द नंबर्स ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, और उस समय मानव जाति का संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगा। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज बीन इंक्रीज टू टोटल पॉपुलेशन, और उस समय मानव जाति अपने पूरी जो है अपने जो भी अपने उसके पास जो भी गुण बुद्धि था सारी चीज़ का इस्तेमाल एक तरीके से अपने पूरा संख्या को बढ़ाने में किया होगा, ठीक है। जब उस समय मानव जाति की संख्या बहुत ज़्यादा कम रही होगी उस समय, ठीक है, तो उस समय मानव जाति अपनी जितनी भी अपनी बुद्धिमत्ता था, अपना जितना भी एक तरीके से तकनीकी कौशल था, सारा चीज़ का उपयोग उस जनसंख्या को बढ़ाने में किया होगा। आई डू नॉट मीन, मेरा ये कहना नहीं है दैट दिस वाज द इंटेंशन, कि यही मतलब एक तरीके से कारण था, यही एक तरीके से सत्य है, या फिर यही एक तरीके से मतलब होगा, बट लेकिन दैट इट वाज, लेकिन ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट अगर एक वास्तव में बात करें, ठीक है, वास्तव में अगर बात करें द इफेक्ट, ये हो सकता है वास्तव में एक इफेक्ट, ठीक है, एक प्रभाव हो सकता है, ठीक है, कि मानव जाति को काफ़ी हद तक आगे बढ़ने में मदद किया। वो था एक तरीके से मानव का जितना भी टेक्निकल स्किल था, जितना भी तकनीकी ज्ञान था, हर चीज़ों का प्रयोग वो एक तरीके से मानव जाति की जनसंख्या को आगे बढ़ाने में किया, ठीक है, जनसंख्या को लगातार इंक्रीज करने में किया कि जनसंख्या बढ़े। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस, अगर ये रिजॉइस का मतलब होता है आनंद, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसी बात है जो रिजॉइस की बात है यानी आनंद की बात है, इन इसमें अगर कोई भी आनंद की बात है, देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, तब हम लोग को निश्चित रूप से ये आनंद का एक पल होना चाहिए और हम लोग को इस पल का आनंद लेना चाहिए, ठीक है। अगर मानव जाति अपने संख्या को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया कि संख्या को बढ़ा, तभी आज मानव बहुत इतना आगे तक चल पाया है, आगे तक बढ़ पाया है, इतना विकास किया मानव,
है ना। तो अगर ये एक तरीके से अगर यही बात है, अगर नंबर्स के कारण बढ़ा है, अगर ये मतलब बोला जाए तो ये अगर खुशी का समय है, अगर खुशी की बात है, अगर आनंद की बात है, तो हम लोग को निश्चित रूप से आनंदमय होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल जी ये बात बोले हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में आते हैं। इसमें बोला जा रहा है वी हैव आल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल। एक तरीके से यहाँ पे है वी हैव ऑल्सो बिकम, हम लोग एक तरीके से साथ ही साथ देखा जाए तो हम लोग एक कुछ निश्चित रूप में यहाँ पे है प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, हम लोग एक तरीके से धीरे धीरे करके जानवरों की तरह कम व्यवहार करने लगे, जानवरों से अलग होने लगे। पहले क्या था कि जानवर इंसान ऑलमोस्ट एक तरीके से दिखते थे, नाखून बड़ा बड़ा, है ना। धीरे धीरे करके हम लोग एक तरीके से नाखून वगैरह काटने लगे, हम लोग एक तरीके से जानवरों की तरह व्यवहार थोड़ा सा कम करने लगे। ठीक है, आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट, और इस संदर्भ में एक तरीके से मैं दो मामलों को विशेष रूप से सोच सकता हूं। दो मामले, वो कौन कौन सा? फर्स्ट, पहला ये, ठीक है, इस मामले में कि जानवरों से अलग होने लगे मानव, इस मामले में दो बात ये बर्ट्रैंड रसेल जी बताए हैं। वो दो बात कौन कौन सा है? फर्स्ट, पहली बात है दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेंटियल स्किल प्ले ए कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, दैट एक्वायर्ड, जो भी एक तरीके से जो सीखा हुआ, एक तरीके से जो हम लोग सीखते हैं, एज अपोज टू कॉन्जेंशियल स्किल, मतलब जो हम लोग का जन्मजात गुण होता है। ठीक है, प्ले एक कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, तो एक तरीके से जो जन्मजात हम लोग के अंदर जो गुण होता है ना, तो एक वही है जन्मजात कौशल के विपरीत जो अर्जित कौशल जो है मानव जीवन में लगातार बढ़ती हुई भूमिका निभाते हैं। एंड और सेकेंडली डैट, और दूसरी बात ये, पहली बात ये कि जो एक तरीके से एक्वायर्ड गुण है, जो अर्जित गुण है, वो बात करें जो हम लोग एक तरीके से कंजेंटियल स्किल, मतलब एक तरीके से जो हम लोग जन्मजात जो गुण होती है उससे कहीं ज़्यादा जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस मानव जाति को आगे बढ़ने में, मानव जाति को लगातार आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो यही सारा चीज़ जो है, मतलब पहली बात तो ये है कि मतलब जो जानवरों से अलग बनाई, इसमें पहली बात ये कि जो हम लोग जन्मजात गुण है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ हम लोग सीखते हैं जो हम लोग यहाँ पे आके सीखते हैं, जो एक्वायर्ड स्किल होता है वो। और दूसरी बात ये दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अधिक से अधिक प्रभुत्व ग्रहण करना। ठीक है, अधिक से अधिक एक तरीके से इम्पल्स ग्रहण करना। ठीक है, इन दीज रिस्पेक्ट्स वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, और इसी कुछ संदर्भ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए, प्रभुत्व ग्रहण किए, हम लोग हर जगह अपना दबदबा मतलब बनाए रखे, और इस मामलों में हम जानवरों की तरह जो है उत्तरोत्तर कम होते गए, जानवरों की तरह व्यवहार, जानवरों की तरह होना हम लोग कम होते चले गए। ठीक है, जानवर की तरह हम लोग व्यवहार कम करने लग गए धीरे धीरे करके। पहले क्या था, सब लोग तो एक ही साथ रहना, खाना, हर चीज़ होता था। ठीक है, और व्यवहार वगैरह भी जानवरों की तरह, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके जानवर की तरह व्यवहार कम करने लग गए। आगे बढ़ते हैं, एज टू हैप्पीनेस, अगर हम लोग बात करें खुशियों के मामले में बात करें, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं कुछ मतलब एक तरीके से श्योर नहीं हूँ, मैं एक तरीके से बोले तो यकीन से कुछ नहीं कह सकता हूँ। बर्ड्स इट्स इज ट्रू, लेकिन हाँ पक्षियों के मामले में ये सही है, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर्स, कि पक्षियाँ जो है विंटर सीजन में, ठीक है, विंटर में यानी सर्दियों में बहुत बड़ी संख्या में पक्षियाँ मरते हैं। ठीक है, इफ़ दे आर नॉट वर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट वर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, यकीन से कुछ नहीं कर सकते, पक्षी अक्सर सर्दियों में भोजन प्राप्त ना होने के कारण मृत्यु को समर्पित हो जाते हैं। इफ़ दे आर नॉट वर्ड ऑफ पैसेज, और बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोर्स दिस कैस्ट्रॉफी, ठीक है, फोर्सेस दिस कैस्ट्रॉफी, मतलब एक तरीके से बहुत ही बड़ा जो आपदा होता है, ठीक है, जो विपत्ति होती है, ठीक है, उसको वो याद नहीं करते हैं। ठीक है, वो याद नहीं करते हैं अपने समर जो आता है, जबकि यहाँ पे क्या बोला गया, देखो पक्षियाँ जो होती है खुशियों के बारे में ये कुछ श्योर नहीं है कि मतलब खुशियाँ जो है एक तरीके से मानव के पास बहुत आ चुके हैं, इसके बारे में ये श्योर नहीं है। ये कहते हैं पक्षियों के बारे में कि पक्षियाँ जो होती है सर्दियों में अपने भूख के कारण, और सर्दियों में बहुत सारे पक्षियाँ मर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या होती है,
आगे जब गर्मी आती है तो उस समय तक वो अपना जो बड़ा हादसा जो हुआ रहता है उसको एक तरीके से भूल जाती है, ठीक है, गर्मी आते आते, समझ रहे हो, मतलब ये एक चीज़ों को याद करके नहीं रखता, जो हादसा रहता है, जो विपत्तियां रहती है, जो तबाही रहती है, उसको आभास तक नहीं होता, फोर्सी यानी आभास तक नहीं होना। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल दैम इन द प्रीवियस विंटर, और वो बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि पिछली जो है विंटर जो था, पिछली जो सर्दियां था उसमें उसके साथ क्या हुआ था, उस सारे पक्षियों के साथ, वो पक्षियां बिल्कुल भी याद नहीं रखती हैं, ठीक है। विथ ह्यूमन बीइंग द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन मानव के साथ कुछ और ही बात है ना। मानव के साथ अगर कुछ पहले कुछ सालों में जो हुआ था वो चीज़ भी आज तक दुख देता है, ठीक है। तो खुशियों के बारे में, जो हैप्पीनेस के बारे में बात है, उसमें लेखक कुछ श्योर नहीं है, कुछ मतलब एक तरीके से पूरे विश्वास के साथ नहीं कह रहे हैं। चौथा यहाँ पे चौथा नंबर पैराग्राफ ही चल रहा है, इसमें यहाँ पे क्या है, आई डाउट, ठीक है, वेदर द परसेंटेज ऑफ वर्ड दैट विल हैव डाइड इन हंगर ड्यूरिंग द present winter is a greater as percentage of human being that will have died from the cause, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि आई डाउट, मुझे एक तरीके से संदेह है कि वर्तमान सर्दी जो है, अपने पास ये लेखक जब लिख रहे थे 1946 से 47 में, किस समय जो है दौरान जो भूखमरी से मरने वाले जो पक्षियों की जो प्रतिशत मनुष्य की प्रतिशत से बराबर है, ठीक है, जो इस कारण से मर गए होंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो भूखमरी में मरे थे, जो पक्षियां जितने मरे थे उतने एक तरीके से मानव जाति भी मरे थे, इसी कारण से, विल हैव डाइड फ्रॉम दिस कॉज, इसी कारण से। इन इंडिया, अब भारत के बारे में बात करते हैं, इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, भारत और केंद्रीय एक तरीके से यूरोप में बात करें, मध्य यूरोप की बात करें, तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी पीरियड में इतने ज़्यादा लोग मरे थे, जितना पक्षियां मरे थे उतने ज़्यादा यहाँ पे भूखमरी से भारत और मध्य यूरोप में लोग मरे थे। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, लेकिन सभी जो मानव का जो मौत हुई थी वो क्या हुई थी, इन प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड, मतलब जो मौत हुई थी भूखमरी से, स्टारवेशन यानी भूखमरी से, इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड, वो लंबे समय तक मौत होते रही थी। ऑफ एंजाइटी, एक तरीके से किसके, एंजाइटी यानी बोल सकते हैं तो एक तरीके से चिंता, ठीक है। एंड सराउंडेड बाय दी कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, और बहुत सारे पड़ोसियों के साथ भी जो चिंताएं थी उससे घिरी हुई थी। अब देखो इसको समझो, इसको नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो विंटर का जो समय होता था, विंटर के समय में इसमें क्या होता था ना कि वर्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, वर्ड्स की एक तरीके से, वर्ड्स जो है एक तरीके से डेथ करती थी, डाइड करती थी, ठीक है, डेड होती थी। लेकिन इसमें बात करें तो इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है, सेंट्रल यूरोप में जितने लोग मरे थे उतने ही मतलब जितने संख्या में ये पक्षियां मरी थी उतना संख्या में यहाँ पे लोग मरे थे भूखमरी से। लेकिन यहाँ पे एक लोग सिर्फ एक बार में, जैसे पक्षी एक बार में मर गई, लेकिन यहाँ पे इंसान जो थे, जो मतलब माने जो अपने पास, जो भी अपने पास मानव जो थे, ह्यूमन जो थे, ठीक है, ह्यूमन जो थे वो ऐसे नहीं मरे थे, बल्कि वो एंजाइटी से घिरे हुए थे, मतलब लंबे अरसे से मर रहे थे, है ना। खुद ही नहीं मरे थे, अपना दुख तो इनका था ही कि भूख से है, लेकिन साथ ही साथ लोगों का, मतलब अपने पूरे सोसाइटी का भी, ठीक है, अपने पूरे सोसाइटी का भी ये देखते थे ना कि सारे लोग भूखमरी से ही हैं, तो सभी का दुख दर्द सब एक साथ मिल मिल के एक तरीके से मर रहे थे सभी लोग, ठीक है। और पक्षियां लोग तो ऐसे ही निकल पड़ते थे, और यहाँ पे एक दूसरे से घिरे हुए थे, अपने नेबर्स का भी दुख, पीड़ा, चिंतन, हर चीज़ था, अपना भी था, और इसी सराउंडेड में एक तरीके से पीड़ित होते हुए तब वो के अंत में मरते हैं, ठीक है, इतना दुख होता है। आगे बढ़ते हैं, 4 में ही यहाँ पे बात किया गया है, वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स डैट एक्चुअली बिफेलस, ठीक है, एक तरीके से हम न केवल घटित होने वाले उन बुराइयों को झेलते हैं जो वास्तविक में हम प्रभावित करते हैं, बट ऑल दोज डैट आवर इंटेलिजेंस टेल अस वी हैव रीजन टू फियर, हम लोग सिर्फ जो घटती है ना, हम लोग बस उसी चीज़ से हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं, उसी चीज़ से हम लोग नहीं डरते हैं, बल्कि ऐसा जो हमारे बुद्धिमत्ता कहता है कि इससे डरना चाहिए, हर उस चीज़ से हम लोग डरते हैं, ठीक है।
कि हम लोग सोच लेते हैं कि पृथ्वी से आके एक बड़ा सा चट्टान टकरा जाएगा, हम लोग उससे डरने लगते हैं। पृथ्वी इस बार पलट जाएगा, इससे भी डरने लगते हैं। कुछ भी चीज़ भूकंप आ जाएगा, उससे भी डरने लगते हैं। तो एक अलग ही मामले में हमारा जो भी बुद्धिमत्ता कहता है कि इससे हमें डरना चाहिए, हम उस चीज़ों से हम लोग डरने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताते हैं, द कर्विंग ऑफ इम्पल्सिस टू विच वी आर लेड टू forethought avert physical disaster as the cost of worry and general lack of joy। अब देखो यहाँ पे बहुत सही बात यहाँ पे किया गया है कि उन आवेगों पर अंकुश लगाना जिनका हम पूर्व चिंतन करते हैं, चिंता और सामान्य आनंद की कमी की कीमत पर भौतिक आपदा को हम लोग टालते हैं। ठीक है, हम लोग एक तरीके से चिंता करते हैं, सोचते हैं, तभी जाके जो एक भौतिक आपदा होने वाला रहता है, एक बड़ा सा खतरा जो होने वाला रहता है, ठीक है, जो एक फिजिकल डिजास्टर, एक तरीके से भौतिक जो खतरा होने वाला रहता है, उसको एकदम चिंता कर करके, वॉरी कर करके, ठीक है, और अपना पूरा इंजॉय, अपना पूरा आनंद को ख़त्म करके उसको रोकने में लग जाते हैं सभी लोग मिलके। तब जाके अपने सारे खुशियाँ, अपनी सारी चीज़ को कुर्बान करके हम उस भौतिक आपदा को रोक पाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें अपने पास क्या बोला जा रहा है ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 ही है और इसमें यहाँ पे है, आई डू नॉट थिंक दैट द लर्न मैन ऑफ एन एक्वांटिस इवन व्हेन दे एंजॉय सिक्योर इनकम। ठीक है, आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वांटेंस। ठीक है, माई एक्वांटेंस का मतलब होता है मेरे परिचय में एक बहुत ही ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इवन व्हेन दे एंजॉय ए सिक्योर इनकम, जब वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा इनकम उनको मिल रहा होता है, एक अच्छी खासी रकम उनको मिल रहा होता है अपने जॉब से, आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट्स द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स वाइल द एडोराइट जेंटलमैन स्नूज। ठीक है, एक आदमी है मेरे जान पहचान का ही, ठीक है, वो बहुत अच्छा इनकम कमा रहा है, बहुत अच्छा उसको रकम भी मिल रहा है, लेकिन वो उतना खुश नहीं है जितना एक माइस जो है, एक चूहिया जो है जितना खुश है, जो कि बुद्धिमान लोगों के झपकी जब लेते हैं, जब वो स्नूज करते हैं, जब वो एक तरीके से झपकी लेते हैं ना, तब उनके टेबल में जो है उनके एक टेबल में उनके प्लेट से कुछ खा जाते हैं, लेके एक तरीके से लेके उसमें से काट के चूहिया आती है, जब ये झपकी लगाते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे ही खाते आराम से खाते रहते, झपकी लेते हैं, तब तक में इधर से चूहिया आया, काटा, भाग गया, है ना। तो ये चलते रहता है, वो ज़्यादा खुश नजर आता है। इन दिस रिस्पेक्ट, और इस संदर्भ में बात करें, देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बिन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। और हम लोग इस संदर्भ में अगर बात करें, खुशियों के संदर्भ में बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मानव जाति इस संदर्भ में विकास किया है, इस संदर्भ में तो नहीं किया। नंबर्स की संख्या में किया है, लेकिन खुशियों के मामले में नहीं किया। खुशियों के मामले में जानवर, पक्षी, ये सब बहुत ज़्यादा आगे ग्रो किया है। ठीक है, ये सब ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। खुशियों के मामले में इंसान कम प्रोग्रेस किया है। ठीक है, यहाँ पे लेखक का कहना ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 5 है और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है, एज टू द डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट। और अगर आनंद के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करें, डाइवर्सिटी मतलब एक तरीके से विविधता, ठीक है, और एंजॉयमेंट मतलब आनंद लेना, ठीक है, तो आनंद की विविधता के रूप में अगर बात करें, हाउएवर, हालांकि द मैटर इज अदरवाइज। ठीक है, आनंद की विविधताओं के बारे में बात करें तो एक तरीके से मतलब बात कुछ और हो जाती है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स who were taken to a movie। एक मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से कुछ ये पढ़ रहे थे, अखबार एक तरीके से बोले तो कुछ पढ़ रहे थे, तो उसमें ये देखे हैं, वो देखते हैं कि लाइन्स who were taken to a movie, कि शेर जो थे, शेर को मूवी दिखाने ले जाया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, शेर को क्या किया गया, मूवी दिखाने ले जाया गया। मूवी निकला था नया नया, कहा शेर को भी दिखाएंगे, ये भी आनंद लेगा उस मूवी का। ठीक है, ले जाया गया। द सक्सेसफुल डेप्रीडेशंस ऑफ लाइन्स इन वाइल्ड स्टेट। ठीक है, और बात करें तो मतलब ये जो जंगली मतलब जिसमें अन्य शेर अपनी जंगली अवस्था में था, फिल्म दिखाने के लिए ले जाया गया, सभी अपने और अन्य शेर भी थे जंगली अवस्था में, ऑफ लाइन्स इन ए वाइल्ड स्टेट।
बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम दी स्पेक्टिकल, ठीक है। लेकिन उस तमाशे से अगर बात करें, उस मूवी देख के उस सारे शेरों में से, उन सारे लाइन में से किसी को थोड़ा भी क्या नहीं मिला, प्लेजर नहीं मिला, ठीक है। उन सभी को 1% कुछ भी प्लेजर नहीं मिल पाया, ठीक है। उस मूवी को देख के, उस फिल्म को देख के, उस नाटक को देख के थोड़ा भी प्लेजर नहीं मिल पाया। बात सही है ना कि जानवरों को अगर मूवी दिखाने ले जाते हैं तो जानवर उससे खुश नहीं होता है, ठीक है। वो इंसान के लिए बना हुआ है, वो इंसान के अलग अलग एंजॉयमेंट का सोर्स है। नॉट ओनली म्यूजिक बट पोइट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड एल्कोहल एफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल। मतलब यहाँ पे बोला गया ना ही संगीत, ना ही एक तरीके से कविता, ना ही विज्ञान, ना ही फुटबॉल, बेसबॉल, शराब, ये सब कुछ मतलब एक तरीके से जानवरों को खुश नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब जानवर के अलग अलग एंजॉयमेंट का सोर्स नहीं है, ये सब जानवरों को खुश नहीं कर सकता है। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली इनेबल्स अस टू ए ग्रेट टू गेट ए मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट। एक तरीके से आनंद के बारे में बात करें तो एक तरीके से आनंद की अलग अलग जो विविधताएं हैं, पहलू हैं, ठीक है, जो तरीके हैं, उसमें हमारी बुद्धिमत्ता जो है वो हमारे लिए बहुत सारे आनंद का तौर तरीका खोल देता है हमारे लिए, ठीक है। देन इज ओपन टू एनिमल्स, जो भी जानवर के लिए अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग के लिए अवेलेबल है। बट लेकिन वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज at the expense of much greater liability to boredom। एक तरीके से मतलब एक तरीके से अपना पूरा बॉर्डम को ख़त्म करके, मतलब खालीपन जो था, एक तरीके से जब हम खाली बैठते थे, कुछ चिंतन करते थे, सोचा करते थे, इन सारी चीज़ों को कुर्बानी दे के तब जाके हम लोग ने इस चीज़ को प्राप्त किया है। अलग अलग इतने वेराइटीज़, इतने ज़्यादा इन्जॉयमेंट के अलग अलग क्या है, वेराइटीज़ जो है, सोर्सेज जो है, इस चीज़ को हम लोगों ने प्राप्त किया है। आगे यहाँ पे बात किया जा रहा है, बट आई शैल बी टोल्ड दैट, ठीक है, बट आई शैल बी टोल्ड दैट, पर मुझे लगता है कि ना तो उनके आंकड़े और ना ही उनके आनंद प्राप्त करने के विभिन्न तरीके एक मनुष्य को महान बनाता है। देखो, बट आई शैल बी टोल्ड दैट, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ नाइदर नंबर्स, कि ना ही नंबर, नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर, ना ही एक तरीके से आनंद के अलग अलग पहलू, दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, कि ये सब चीज़ें जो है ना, सिर्फ यही सब चीज़ें जो है मानव की महिमा को या फिर मानव को एक तरीके से आगे तक नहीं बढ़ाया है। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़, और ये जो है वो क्या है, बुद्धि और उसके नैतिक गुण बनाया है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है कि हम लोग जानवर जो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ हम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और हमारे लाभों में से एक विचार करना आम है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में अगर बात करें तो हम लोग जानवर से ज़्यादा तरीके से, अच्छा तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदर इट इज़ इन फैक्ट an advantage may be doubted, but at any rate or it is something that distinguishes us from brutes। और यही कुछ ऐसा तरीका है, यही कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो हमें एक तरीके से जानवरों से अलग करता है। क्या यह वास्तव में एक फ़ायदा है? इस पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दर पर यह कुछ ऐसा है जो हमें पशुओं से अलग करता है। क्या चीज़? हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धिमत्ता, हमारा मोरल क्वालिटीज़, हमारा नैतिकता जो है, ये हमें किसी भी तरीके से, एक तरीके से मानव को जानवरों से अलग करता है, ठीक है। हम लोग को हमारा इंटेलिजेंस, हमारा नैतिकता, यही सब कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें जानवरों से काफ़ी हद तक अलग कर देता है, ठीक है, काफ़ी हद तक अलग कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, पैराग्राफ नंबर 7 में। Has civilization taught us to be more friendly toward one another? क्या सभ्यता हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत होना सिखलाया है? The answer is easy। आंसर बहुत ही आसान है। अब देखो आंसर क्या है कि क्या सब क्वेश्चन है अपने पास, क्या सभ्यता हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना सिखलाया है? तो इसका आंसर जो है बड़ा ही आसान है। आंसर इज इजी। रॉबिन
ठीक है। एक रॉबिन क्या है, द इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पीसीज, एक इंग्लिश पक्षी है रॉबिन, ठीक है ये, ठीक है। रॉबिन जो है एक अमेरिकन में पक्षी है, उसका थोड़ा सा बनावट थोड़ा और होता है, और रॉबिन जो ये बड़ा प्यारा सा ये पक्षी है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ का, यहाँ का अपने पास इंग्लैंड का, ठीक है, तो इंग्लिश का यहाँ पे पक्षी है, ठीक है। तो ये जो है पिक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ, कि ये क्या करता है, अपने एक बूढ़े जो है रॉबिन जो रहता है उसको मौत के मुंह में धकेल देता है, उसको मार देता है, ठीक है। वेयर एज, जहाँ पर और वहीं पर मैन द इंग्लिश नॉट एन अमेरिकन स्पीसीज, ठीक है, यहाँ पे ये जो है इंग्लिश मैन यानी इंग्लैंड के मानवों के बारे में बात करते हैं कि मानव जो है गेव द ओल्डरली मैन एंड ओल्ड एज पेंशन, मतलब ये पक्षी तो एक तरीके से देखिए अपने जो भी बूढ़े लोग होते हैं तो उनको मार देते हैं, जबकि इंग्लैंड में वही जो है अगर एक वृद्ध व्यक्ति हुए तो उनको ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है, वृद्धावस्था पेंशन उनको मिलता है, ठीक है। तो यही अंतर है किसमें, पक्षियों में यानी जानवरों में और इंसानों में। विदिन द हर्ड we are more friendly to each other than are many species of animals, ठीक है। झुंड के भीतर बात करें तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मित्रवत रहे एक दूसरे के साथ, देन आर मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के अपेक्षा हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से दोस्ती बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग के बीच। बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड दोज आउटसाइड द हर्ड, एक तरीके से जब हम लोग जब झुंड के बाहर निकलते हैं तब हमारा जो एटीट्यूड रहता है, तब हमारा जो व्यवहार रहता है, रवैया जो रहता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मॉरलिस्ट्स एंड रिलीजियस टीचर्स आवर इमोशंस आर एज फोर्सियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स। जब हम झुंड में रहते हैं तब तो हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा मित्रवत रहते हैं, लेकिन जब हम लोग अकेला होते हैं तब हमारा रवैया में नैतिकतावादियों और धार्मिक शिक्षकों द्वारा किए गए सभी कार्यों के बावजूद हमारी भावनाएं उतनी ही क्रूर है जितना किसी जानवर, ठीक है, उतना ही क्रूर है जितना किसी जानवर का क्रूर रहता है। And our intelligence enable us to give them a scope which is denied or even the most savage beast। और हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमें उन्हें एक ऐसे दायरा देने में सक्षम बनाती है जो सबसे जंगली जानवर से भी वंचित है, ठीक है। तो ये यहाँ तक बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ 7 में ही यहाँ पे है इट मे बी होप्ड, और ये माना जा सकता है, ये उम्मीद किया जा सकता है थ्रू नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, और एकदम बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ नहीं, मतलब पूरे विश्वास के साथ नहीं, डैट दी मोर ह्यूमन, ठीक है, एक तरीके से ज़्यादा मतलब मानवीय दया जो होता है उसको कहते हैं ह्यूमन, मतलब बहुत ज़्यादा दया में जो है एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू peril, but so far the omens are not very propitious, ठीक है, मतलब बहुत शुभ एक तरीके से, लेकिन अभी तक जो लक्षण दिख रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं है। एक तरीके से बात करें तो यह उम्मीद किया जा सकता है कि हालांकि बहुत आत्मविश्वास से नहीं, कि समय के साथ अधिक मानवीय दया प्रचलित होगा, लेकिन अभी तक जो लक्षण दिख रहे हैं तो वो बहुत शुभ नहीं है, कि मतलब उतना ज़्यादा दया माया रह नहीं गया है इंसानों के बीच, तो अभी तक जो लक्षण दिख रहे हैं वो ज़्यादा कुछ शुभ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर पैराग्राफ से है, तो अब हम लोग 8 नंबर पैराग्राफ से अभी हम लोग आगे अच्छे से चलिए अब समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी तक मेनली बात किया गया है बस यही चीज़ कि एक तरीके से कौन कौन से ऐसे विचार है जो मानव जाति को एक तरीके से आगे बढ़ने में मदद किया है, ऐसे को सारे विचारों के बारे में बात किया। एक तो बारे में किस चीज़ के बारे में, तो नंबर, संख्या के बारे में बात किया गया कि संख्या जो है एक तरीके से काफ़ी हद तक मदद किया है लोगों को आगे बढ़ने में, ये एक विचार था। दूसरा था कि एक तरीके से आनंद के बारे में, तो आनंद के बारे में, खुशियों के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ श्योरली कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, कि क्या बात है इसमें, है ना, तो ये चीज़ कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें क्या हो रहा है, कि एक तरीके से जो मतलब ये होता है ना कि पक्षियाँ जो रहती है वो एक तरीके से वो पिछले बार जो उसके साथ जो दुखद घटनाएं होती है उसको वो भूल जाती है और आगे वो खुशी से रहने लगते हैं, लेकिन मानव जो एक तरीके से बहुत पहले जो हुआ उस गम को भी लेके साथ जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। अभी हम लोग आगे 8 नंबर पैराग्राफ से अच्छे ढंग से अब समझेंगे। अब आइए इससे हम लोग पहला सेंटेंस से देखते हैं, और इसमें अपने पास क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ये कि
All these different elements must be home in mind in considering what ideas have done most help mankind. ठीक है, ऐसे विचार जो कि मानव जाति को सबसे ज़्यादा मदद किया, इस चीज़ों में अगर बात करें तो सभी तथ्यों को हम लोग को एक तरीके से दिमाग में रखना होगा। ठीक है, मानव जाति की मदद करने में कौन से विचार सहायक रहे हैं यह सोचने में, यह सभी तथ्य हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को हम लोग को अपने दिमाग में रखना होगा। द आइडियाज विथ which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. ठीक है, जो विचार जिससे हम लोग एक तरीके से संबंधित रखते हैं, जो कि हम लोग को काफ़ी हद तक आगे बढ़ने में मदद किया, मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये बर्टन रसेल उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। दोज आइडियाज कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक्स। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या था, नॉलेज एंड टेक्निक। ठीक है, ऐसे विचार जो कि मानव जाति को काफ़ी हद तक मदद किया। ठीक है, पहला विचार क्या था, नॉलेज एंड टेक्निक था। ठीक है, और दूसरा विचार अपने पास क्या था, दो विचार में बांटा गया। पहला विचार अपने पास था ज्ञान और तकनीक, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, और दूसरा विचार क्या था, जो कि कंसर्न रखता था मोरल और पॉलिटिक्स। ठीक है, जो कि एक तरीके से नैतिक और राजनीतिक से वो संबंधित रखता था। तो ये दो विचारों के रूप में हमारे सारे जो भी अपने पास आइडियाज़ थे ना, ये जितने भी आइडियाज़ थे, ठीक है, तो ये सारे आइडियाज़ को मेनली एक तरीके से दो भागों में बांटे। एक विचार वो था कि जिसमें नॉलेज और जो टेक्निक्स जो था, जो तकनीक था, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से धीरे धीरे करके विकास हुआ। और दूसरा, हम लोग नैतिक होते गए और राजनीतिक होते गए, तो ये सारा चीज़ एक तरीके से मानव जाति को विचार मदद किया। तो ये दो तरीके से हम लोग बांटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं, आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे जो कि एक तरीके से ज्ञान और तकनीक के रूप में मदद करते हैं। यानी हम लोग सबसे पहले नॉलेज और ये जो है टेक्निकल्स यानी टेक्निक्स जो है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले लेखक बात करना शुरू करते हैं। देखिए 9 और पैराग्राफ है अपने पास, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, अब बस थोड़ा सा आप देखिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वेयर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री, मतलब एक तरीके से इतिहास की शुरुआत के पहले, ठीक है, इतिहास के प्रारंभ के पहले सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो कदम था, सबसे कठिन जो स्टेप था, सबसे एक बोले तो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा जो कठिन कदम था वो उठाया गया। वो कदम क्या था कि सबसे इतिहास के शुरू होने से पहले ही बोले तो सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम को उठाया गया था। वो क्या था, एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगिन इज नॉट नोन, कि लैंग्वेज की शुरुआत किस समय हुआ होगा। ठीक है, ये तो किसी को भी नहीं पता है कि लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ होगा, कब शुरुआत हुआ होगा। बट वी में बी प्रिटी सर्टेन, लेकिन हम लोग बिल्कुल इस चीज़ में निश्चित हैं डैट कि इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, कि इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई होगी। ये जो भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, बोली जो है, बातचीत जो है, ये क्या है, ये ऐसे नहीं शुरुआत हो गई होगी, बहुत धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई होगी। कभी तो मानव बोलना स्टार्ट किए होंगे अ ए बी सी, है ना, ऐसे तो आज बन गया है, लेकिन पहले सोचो ना, पहले इसकी शुरुआत कैसे हुआ होगा। तो इसमें प्रीटी श्योर हम लोग हैं कि बहुत धीरे धीरे हुआ होगा इसकी शुरुआत। ठीक है, विदाउट इट, और बिना इसके, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड वन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वी ग्रेजुअली मेड। जो हम लोग धीरे धीरे करके जो इन्वेंशंस करते थे, जो आविष्कार करते थे और जो खोज करते थे, उस नॉलेज, उस ज्ञान को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक देने में बहुत कठिनाई होती होगी। आज मान लेते हैं कि जो हम सीखे हैं वो हम आपको एक तरीके से धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्या है, हम बोल पाते हैं, आपके पास लैंग्वेज है, तो हम लोग एक तरीके से अपने से लेके हम आप में वो चीज़ देते जाते हैं, है ना। तो पहले सोचो ना, जब लैंग्वेज था ही नहीं तो किस प्रकार से उसको समझाते होंगे अपने बेटे को, अपने आसपास अपने बच्चे को, छोटे भाई बहन को, किस प्रकार से अपना नॉलेज पहुंचाते होंगे। बहुत डिफिकल्ट होता होगा, बहुत कठिनाई होता होगा ना, और बहुत आविष्कार को पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता होगा, क्योंकि मानवों की संख्या बहुत कम थी। और वहाँ पे क्या था ना कि जो भी आविष्कार धीरे धीरे करके हुई है वो अगला पीढ़ी को नहीं पता रहेगा, तो वो भी वही आविष्कार में लगा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूटन के जो नियम वगैरह थे और बहुत सारा चीज़ जो पहले वो खोज करके गए हैं, अगर वो चीज़ आज हमारे पास नहीं रहता तो हम लोग भी बैठ के वही चीज़ खोजते रहते जो ऑलरेडी वो लोग खोज के चले गए थे, है ना। तो यही चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर में देखिए, अनदर ग्रेटर स्टेप, और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम था। एक तो बहुत महत्वपूर्ण कदम क्या था कि लैंग्वेज का, ठीक है, भाषा का, और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम क्या था, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, जिसके शुरुआत में भी भाषा के आने या फिर आने के बाद हुई होगी, ठीक है, आने से पहले या बाद में हुई होगी, वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। एक और महत्वपूर्ण कदम क्या थे कि आग का उपयोग करना। आग का उपयोग करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आई सपोज दैट एट फर्स्ट, कि पहले जो है फायर वाज चीफली यूज टू कीप अवे द वाइल्ड वेस्ट। मैं मानता हूं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से पहले जो आग का उपयोग किया जाता होगा, वाइल्ड वेस्ट एक तरीके से जंगली जो खूंखार जो जानवर होते हैं उसको दूर भगाने के लिए, ठीक है, यूज टू कीप अवे यानी दूर भगाने के लिए, जंगली पक्षियों जो रहते हैं, जंगली जानवर जो रहते हैं उसको दूर भगाने के लिए आग का उपयोग किया जाता होगा। वाइल आवर एंसेस्टर स्लीप, जब हमारे पूर्वज जब सोते होंगे तो जंगली जानवर को दूर भगाने के लिए वो आग का एक तरीके से घेर के सो जाते होंगे उसके बीच में, ठीक है। बट दी वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीबल, और लेकिन उस आग की जो गर्माहट है ना उससे जरूर सबको आनंद मिलती होगी, लेकिन है ना। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि एक तो लैंग्वेज और दूसरा आग, ये भी बहुत हद तक मतलब मदद किया है। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रिजम्बली एक तरीके से शायद ऑन सम ओकेजन ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर द थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। शायद हो सकता है कि एक समय ऐसा होगा, एक ऐसा ओकेजन होगा, एक ऐसा समय होगा, ठीक है, जब एक बच्चे को बहुत ही ज़्यादा स्कॉल्डेड किया गया होगा, डांटा गया होगा, वो क्या किया होगा, मीट को थ्रो कर दिया गया होगा, फेंक दिया होगा आग में, ठीक है। एक बच्चे को बहुत डांटा गया होगा जब वो आग में मीट को फेंक दिया होगा। जब पूर्वज बना के आग को एकदम बना के ऐसे करके बनाते थे ना आग के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लकड़ी को एक साथ करके और उसमें ऐसे करके आग लगा देते थे, ठीक है, इसमें आग लगा देते थे, ठीक है। इसमें क्या किया होगा, एक बच्चा मीट को लेके फेंक दिया और उसके लिए उसको डांट पड़ा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बट लेकिन जब व्हेन इट वाज टेकन आउट, जब उस मीट को बाहर निकाला गया होगा, ठीक है, वाज फाउंड टू बी मच बेटर, वो बहुत ही अच्छा लगा होगा स्वाद में। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगिन, और इस प्रकार से भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है, पकाने की प्रक्रिया जो है, खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से शुरू हुई होगी, ठीक है। कि मीट एक बच्चा फेंक दिया होगा, पहले तो लोग कच्चे खाते होंगे मीट वगैरह को, और एक बच्चा ना फेंक दिया होगा ऐसे ही आग में, उसके बाद उसको खूब डांट लगा होगा। लेकिन जब उस मीट को बाहर निकाला गया होगा, क्योंकि बहुत दुर्लभ से कुछ भी मतलब खाने का नॉरिशमेंट वगैरह मिलता था, पोषण मिलता था, बहुत ही दुर्लभ से उस मीट को आग से निकाला गया होगा, जब उसको खाया गया होगा ना तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसानी से, बहुत स्वादिष्ट लगा होगा। उसके बाद इस तरीके से कुछ मतलब कुकरी का जो है मतलब एक तरीके से हिस्ट्री कुछ रहा होगा, ठीक है। खाना पकाने की जो प्रक्रिया है इस प्रकार से शुरू हुई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, और इसमें अपने पास देखिए क्या है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल स्पेशली द काउ एंड शिप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। कि एक तरीके से जो जानवरों को, जो पालतू जानवर जो होते हैं उसको एक तरीके से पालना क्या है, हमारे जीवन में को बहुत आनंदमय बना दिया। और स्पेशली गाय और भेड़ को पालना बहुत ही ज़्यादा लाइफ को आनंदमय यानी प्लेजेंटर और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर यानी सुरक्षित बना दिया। सम एंथ्रोपोलॉजिस्टिक्स, ठीक है, मतलब कुछ मानव शास्त्री जो हैं हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी, उनके पास बहुत ही अलग तरीके से थ्योरी है, कुछ अलग तरीके से इसके बारे में विचार है, ठीक है। वो क्या है, डैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल वाज नॉट फॉरसीन, कि पहले ऐसा कुछ अवधारणा नहीं था कि एक तरीके से जानवरों को पालना ही है। बट द पीपुल अटेम्प्ट टू टेम वट एवर एनिमल देयर रिलीजन टॉट अस दैम टू वर्शिप। लेकिन मानव जो है धीरे धीरे उस सारे जानवरों को एक तरीके से पालने लगा जो उसके धर्म ने उसे सिखलाया था, वर्शिप करना, पूजा करना, जिस उसके धर्म जो सिखलाया था, तो उस धर्म के लोगों को जो मतलब जानवर को एक तरीके से पूजा करना सिखलाया, वही सब जानवर को मानव एक तरीके से पालतू बनाया, अपने पास रख लिया, ठीक है, ताकि उनका वर्शिप, उनसे पूजा कर सके और उनसे बदले में कुछ मिल सके। जैसे गाय को ही रखे तो गाय को एक तरीके से पूजा भी करते, उससे दूध भी मिलता, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से अलग अलग जानवरों से अलग अलग कुछ फायदे थे और कुछ वर्शिप भी था, उसके धर्म ने सिखलाया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी लोग अपना अपना मतलब जानवरों को पालने लगे होंगे। सोच रहे हो कि किस प्रकार से ग्रो किए हम लोग, वो सब चीज़ यहाँ पे इस चैप्टर में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 11 में ही यहाँ पे बोला जा रहा है द ट्राइब्स, मतलब एक तरीके से जो जनजीवन होता है, जो जनजाति होता है, ठीक है, जो लोग होते हैं, जो जनजाति होता है, डैट वर्शिप
वर्शिप्ड लाइन्स एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट। वैसे जाति जो कि एक तरीके से शेर, ठीक है, शेर और मगरमच्छ का जो एक तरीके से पूजा करते थे वो मारे गए, क्योंकि वो शेर और मगरमच्छ को एक तरीके से पालतू बनाने की कोशिश किए होंगे सब लोग, तो उन जनजाति को तो ऐसे ही खत्म हो गए, क्योंकि शेर और क्रोकोडाइल टैमिंग नहीं होने वाले थे, पालतू नहीं बनने वाले थे। वाइल दोज to whom the cow and sheep was a sacred animal prospered। और वैसे लोग जो कि गाय और भेड़ को एक तरीके से मतलब पालते थे, उनके लिए पवित्र जानवर था, सेक्रेड एनिमल, मतलब उनके लिए पवित्र जानवर था, वो क्या हो गए, प्रोस्पर्ड होते गए, यानी फलते फूलते गए, आगे बढ़ते गए। ठीक है, मतलब जो लोग मगरमच्छ और शेर को एक तरीके से पूजा करते थे, वो उस सारे जानवर को बनाए होंगे, तो वो सारे लोग मारे गए। ठीक है, क्योंकि ये शेर और क्रोकोडाइल उन्हीं सब लोगों को खा गए। और जो लोग सिप और गाय को पूजते थे, वो सारे लोग आगे बढ़ते गए, लगातार विकास करते गए। आई लाइक दिस थ्योरी, मुझे ये थ्योरी बहुत पसंद है। ये ब्रटन रसेल बोलते हैं कि आई लाइक दिस थ्योरी, मुझे ये थ्योरी बहुत पसंद है। एंड इट इज़ इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, हालांकि सबूत का बिल्कुल कमी है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ये थ्योरी बहुत पसंद है। फॉर और अगेंस्ट इट आई फील ए लाइबर्टी टू प्ले विथ इट। और मुझे ये जो है ना, ये थ्योरी, ये जो मतलब बात है, ये कंसेप्ट जो है हमें बहुत पसंद है। हालांकि इसका सबूत का कमी है, लेकिन फिर भी हमें ये पसंद है, ये चीज़ें जो है, ये अवधारणाएं जो है, ये ब्रटन रसेल बोलते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या है, इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो, जानवरों को पालतू बनाना तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ही, एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कदम था, वो था एग्रीकल्चर। वो था क्या चीज़, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती का आविष्कार। ठीक है, खेती का आविष्कार। पहले क्या होता था कि लोग एक जगह खेती करते थे, मतलब एक जगह जानवरों का शिकार करते, फल फूल जो भी रहता सब खा पी के एकदम दूसरी जगह चल देते थे, फिर दूसरी जगह पे फल फूल मिला वहाँ के खाते, फिर तीसरी जगह चल देते, ऐसे करते थे। लेकिन जब इन्वेंशन किए हम लोग एग्रीकल्चर का, खेती का आविष्कार हुआ, तो क्या हुआ, हम लोग एक ही जगह पर रहने लगे, खेती करते, खाते, फिर रखते, उस सबको खाते रहते, फिर उधर खेती होता, फिर से उससे आता अनाज, ऐसे करके होने लगा, तब लोग जो है एक जगह पे रहने लगे। ठीक है तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप था। किससे ज़्यादा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर। which however introduced bloodthirsty practice into religion। ठीक है, that lasted for many centuries। और काफ़ी दशकों तक, काफ़ी शताब्दियों तक बात करें तो ये ब्लड थ्रस्टी, एक तरीके से खून की प्यासी प्रथाओं के रूप में चलते गया। मतलब एक तरीके से प्रथा चलने लगी खेती के बारे में। क्या, फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैंडिबलिज्म। ठीक है, एक तरीके से बलि और नरभक्षण जो है इस सारी प्रथाओं में शामिल हो गए, कि जब तक अगर बलि नहीं देंगे तो उपजाऊ होगी नहीं, जमीन उपजाऊ नहीं होगी। ठीक है, किसी का तो बलि देना ही होगा, तभी जमीन उपजाऊ होगा। मुलच, ठीक है, मुलच कौन है, तो मुलच होते हैं उन पहले के लोग जो हम मानते थे मुलच को, ऐसे मुलच देवता के रूप में पूजते थे। यही जो होते थे अनाज को विकास करने में, अनाज को आगे बढ़ने में मदद करते थे। ठीक है, मुलच ही। ठीक है, तो मुलच जो देवी थे, वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन दी ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, मुलच जो देवता हैं वो मतलब तब तक अनाज को, कॉर्न को, मकई को, दाने को एक तरीके से तब तक बढ़ने नहीं देंगे जब तक कि एक चिल्ड्रेन, एक बच्चे की जो ब्लड होते हैं, खून जो होते हैं, जब तक कि बच्चे की खून एक तरीके से क्या करिए, फीस्ट नहीं दे, उन लोग को चढ़ावा नहीं चढ़ाए। ठीक है, मुलच को। ए सिमिलर ओपिनियन वाज एडॉप्टेड बाय द इवेंजिकल्स ऑफ मैनचेस्टर्स। मतलब मैनचेस्टर्स के इवेंजिकल जो थे, वहाँ पर भी एक समय में यही टाइप का कुछ मतलब राय को, विचार को अपनाया गया था। ठीक है, द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है, मतलब जो बात करें शुरुआती दिनों में, उद्योगवाद के शुरुआती दिनों में भी कुछ ऐसे ही बात अपनाया गया था। वहाँ पर भी किसी का खून ही देना पड़ता था। इंडस्ट्री का जब शुरुआत हुआ था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा था। खेती के शुरुआत में तो आप जान गए कि कैसे मतलब एक तरीके से बच्चों का एक तरीके से बलि दिया जाता था, कि जब तक बच्चे को बलि नहीं देंगे, खून नहीं चढ़ाएंगे, तब तक जो है एक तरीके से मुलच जो है वो मतलब कॉर्न को, दाने को ग्रो नहीं होने देंगे। ठीक है, तब तक खेती अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार से जो बात करें उद्योगवाद, जब उद्योग धंधे लगने लगे, इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ने लगी, उस समय भी कुछ ऐसा ही विचार आया। When they kept 6-year-old children
ठीक है, तब वो रखते थे, ये उद्योगवाद में लोग रहते थे, वो 6-6 साल के बच्चे को रखते थे काम करने के लिए, वर्किंग 12 और 14 आवर्स ए डे, एक दिन में एक 6 साल के बच्चे से 12-14 घंटे काम करवाते थे, ठीक है, इन कंडीशंस दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम डाइड। और इसी संदर्भ में काफ़ी सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे मर ही जाते थे, क्योंकि एक 6 साल के बच्चे से 12-14 घंटे रगड़ के काम करवाओगे, वो बच्चे तो मर ही जाते थे ना। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being wetted by the blood of infant। अब ये जाना गया था कि बिना एक नवजात यानी शिशु के खून के बिना भी क्या हो सकते हैं कि एक जो अनाज है वो ग्रो कर सकते हैं, अनाज उपज सकते हैं, और मतलब एक तरीके से सामानों को, कॉटन को, ठीक है, जो अपने पास जो बात करें तो कॉटन जो होते हैं उसको भी बनाया जा सकता है बिना खून, बच्चे को खून दिए हुए, ठीक है। पहले तो ये मतलब एक तरीके से प्रथा होती थी, चलने लगती थी, अब्बा जो रहती थी तो वो उड़ जाती थी कि नहीं, बच्चे को जब तक बलि नहीं देंगे तब तक जो है अनाज नहीं उपजेगा, जब तक बच्चे को बलि नहीं देंगे, खून नहीं चढ़ेगा, तब तक जो है कॉटन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सब जो प्रथा थी वो सब खत्म हुई। इन द केस ऑफ ग्रेन, ठीक है, अनाज के बारे में बात करें, द डिस्कवरीज टुक 1000 ऑफ ईयर्स, लेकिन ये समझते समझते कि बिना खून चढ़ाए हुए भी मतलब अनाज ग्रो कर सकता है, इसमें हजारों साल लग गए, ठीक है, हजारों साल लग गए। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली सेंचुरी, लेकिन अगर कॉटन के बारे में बात करें तो खेती के बारे में तो देख लीजिए ना, हजारों साल लग गए कि बिना बच्चे को खून चढ़ाए हुए भी, एक तरीके से बच्चे का बलि किए हुए भी अनाज ग्रो कर सकता है, इसको समझने में 1000 साल लग गए। लेकिन कॉटन के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में बात करें, उद्योगवाद में क्या होता था कि बच्चे को 6-6 साल के बच्चे को मतलब 12 घंटा 14 घंटा लगातार काम करवाया जाता था कि वो मर जाता था। लेकिन इसको समझने में सिर्फ 100 साल में ही लोग ऑलमोस्ट समझ गए, है ना, कि बिना बच्चे को खून चढ़ाए हुए भी कॉटन बनाया जा सकता है। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, ये तो है, तो यह कहा जा सकता है कि इस दुनिया में बढ़ोतरी का तो जरूरी की है, मतलब जरूर की है, मतलब हम लोग निश्चित रूप से कुछ तो विकास किए हैं, ठीक है, प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में हम लोग विकास तो जरूर किए हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। और अंतिम रूप से बात करें तो पूर्व इतिहास के समय एक महान जो इन्वेंशन हुआ, आविष्कार जो हुआ, वो क्या था, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहले सोचो ना, लिखने की कला ही नहीं था। लेखक वगैरह में पढ़ते होंगे कि सूरदास जी का जन्म हुआ था तो वो अनुमानित तिथि दिया रहता है। वो अनुमानित तिथि क्यों दिया रहता है? क्योंकि पहले कौन लिख के रखता, तो बात यहाँ पे थी। तो ये इन्वेंशन आर्ट ऑफ राइटिंग जो था, मतलब लिखने की कला एक मतलब बनाया गया, तो लिखने की कला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था जब लोग लिखने की कला को समझने लगे, लिखने लगे सारे चीज़ों को, विच वाज इंडीड ए प्री रिक्वेस्ट ऑफ हिस्ट्री। एक तरीके से बोले तो इतिहास के समय एक तरीके से बहुत ही एक ज़रूरी ये चीज़ें था। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली। राइटिंग जो एक तरीके से बात करें, लिखने की कला जो है धीरे धीरे, जैसे लैंग्वेज यानी जो स्पीच था, बोलने की कला जो था, स्पीक की कला जो था, जैसे वो धीरे धीरे करके बनता गया, कुछ कुछ लैंग्वेज हम लोग बनाते गए, उसी प्रकार से लिखने की कला भी धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन इज कॉन्वे द मैसेज, इट वॉज प्रॉब्ली एज ओल्ड एज अ स्पीच, ठीक है। और पहले जो होता होगा एक तरीके से किसी को समझाने के लिए, जैसे हम लोग बोल के समझाते थे, उसी प्रकार से लिख के समझाने के लिए हम लोग पिक्चर का उपयोग करते होंगे, पिक्चर बना देते होंगे, लोग समझ जाते थे, लिखते नहीं थे, पहले पिक्चर बनाते थे, ठीक है। पिक्चर से पहले के ज़माने में, तब ना आप देखोगे ज़्यादातर आपको पिक्चर ही मिलेंगे दीवार वगैरह पे, क्योंकि वो पिक्चर से ही समझ जाते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, बट फ्रॉम द पिक्चर्स टू स्लेवली राइटिंग, ठीक है, लेकिन पिक्चर से शब्दांश तक, ठीक है, पिक्चर से शब्दांश तक, एंड द थेंस टू द अल्फ़ाबेट्स। और उसके बाद हम लोग जो अल्फ़ाबेट्स यानी एक तरीके से बात करें तो धीरे धीरे जब हम लोग धीरे धीरे वर्णमाला पे आए, ABCD पे आए,
वाज स्लो एवोल्यूशन, ठीक है, कि जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ बोलते थे, फिर हम लोग लिखने की कला को जाने, लिखने की कला से हम लोग क्या करें कि पिक्चर बनाने लगे, और पिक्चर के माध्यम से लोग समझ जाते थे, पिक्चर के माध्यम से अपने अंदर की बात हम लोग कह पाते थे। लेकिन उसके बाद शब्दांश पे आए, फिर शब्दांश से हम लोग वर्णमाला पे आए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का धीरे धीरे एवोल्यूशन होते गया, धीरे धीरे हम लोग विकास करते गए, ठीक है। तो ये सब बोला गया। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, और चाइना में कभी भी अंतिम कदम नहीं लिया गया। ये यहाँ पे कुल मिला के पूरा इस चैप्टर में बात किया गया, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में यही आपसे बात किया गया है और पूरे चैप्टर में यही आपसे समझाया गया है, ठीक है। तो होप सो आप पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से समझे होंगे, समझ गए होंगे सारा चीज़ कि इस चैप्टर में क्या चीज़ बोला जा रहा है। अब आइए हम आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से एक बार शॉर्ट में बतलाते हैं। हाँ जी, तो ये पूरा चैप्टर में बताया गया है सबसे पहले कि ऐसे विचार जो कि मानव जाति को समय के साथ आगे बढ़ने में, विकास करने में मदद किया है। सबसे पहले इसमें बात किया गया है कि ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो कि मानव जाति को मदद किया आगे बढ़ने में। तो सबसे पहला इसमें माना गया कि नंबर्स, मानव जाति की संख्या जो जैसे जैसे बढ़ती गई, ये एक ऐसा चीज़ था जो कि मानव जाति को आज यहाँ तक पहुँचाई है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया, जैसे संख्या हो गई, उसके बाद जैसे मानव जाति के पास जो बुद्धिमत्ता थी वो चीज़, मानव जाति के पास जो खुशियाँ जो थी, तो हैप्पीनेस जो थी, ये मदद किया। और हैप्पीनेस के बारे में लेखक कहते हैं कि उतना ज़्यादा हम मतलब गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पक्षियाँ जो रहती है वो ज़्यादा खुश रहती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है, लेकिन वो उतना ज़्यादा खुश नहीं रहता है जितना ज़्यादा खुश उसके यहाँ जो वो आदमी जो अच्छा खासा पैसा कमाता है, उसके ही वो जब खाना खाता है तो वो जब झपकी लेता है खाना खाते वक्त, उसके प्लेट से जो चूहा जो रहता है, चूहिया जो रहता है, माइस जो रहता है, वो आके चुट से वो रोटी में से एक टुकड़ा काटता है और भाग जाता है। वो चूहिया ज़्यादा खुश नज़र आता है। तो खुशी तो मतलब ज़्यादा नहीं इसमें हुआ है, हाँ, लेकिन इन्जॉयमेंट के अलग अलग तरीका बन गए हैं। जैसे हम लोग मूवी देखना, एल्कोहल, बहुत टाइप का चीज़ें जो हैं, घूमना फिरना, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब चीज़ें जो है ना, हम लोग को एक तरीके से खुशियों में अलग अलग विविधता आ गई है, हम लोग अलग अलग प्रकार से आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात किया गया। उसके बाद बात किया गया ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो कि मानव जाति को मदद किया। जैसे एक तरीके से यहाँ पे बोला गया कि आग का आविष्कार, ठीक है, आग का आविष्कार हुआ तो एक तरीके से किस प्रकार से मतलब एक पका के खाने लगे, इसका पूरा इतिहास बताया गया। उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ कि राइटिंग का आविष्कार हुआ, लिखने की कला जो है ना, जैसे बोलने की कला धीरे धीरे ग्रो हुई, उसी प्रकार से लिखने की कला हुई, है ना। और लिखने की कला में भी कैसे पिक्चर्स तक आए, पिक्चर्स से शब्दांश पे आए, कैसे वर्णमाला पे आए, ये सब चीज़ हम लोग को बताया गया है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और एग्रीकल्चर का आविष्कार बोला गया कि जैसे जानवरों को पालतू बनाना हम लोग सीखे, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था एग्रीकल्चर, कृषि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये भी एक इन्वेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये सब चीज़ें जो थी बहुत ही ज़्यादा मानव जाति को आगे बढ़ने में, विकास करने में मदद किया, जो कि यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल बहुत अच्छे तरीके से उन सारे दौर के बारे में बात करते हैं जो हम लोग पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज लोग, बहुत पूर्वज लोग जब वो सब फेस कर रहे होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को सोचने पे यहाँ पे सोचने का एक तरीके से तरीका, नज़रिया यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा कि बर्ट्रैंड रसेल जी क्या चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, और बर्ट्रैंड रसेल जी के थॉट और उनके उस ज़माने की एक तरीके से यादें, मतलब मानव जाति को एक तरीके से कहाँ से कहाँ तक आया है, इस चीज़ों के बारे में बर्ट्रैंड रसेल बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। होप सो आपको ये बहुत पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। देखो हमारा तबीयत उतना सही नहीं था, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से पूरा कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाए और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ बताए। हालांकि हम आपको सारे चैप्टर्स अभी तक बहुत डिटेल वे में सोचते हैं कंप्लीट करवाने का, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कंप्लीट करवाए, भारत इज माय होम कंप्लीट करवा दिए हैं, आई हैव ए ड्रीम कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी के साथ में हम लोग का यहाँ पे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड भी कंप्लीट होती है। अगर आप पीछे के कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करिएगा एजुकेशन बाबा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। भारत इज माय होम का देखना है तो एजुकेशन बाबा भारत इज माय होम सर्च करिएगा तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो हर चीज़ जो भी सर्च करना होगा एजुकेशन बाबा लिखिए और उसके साथ में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा और आप वो अच्छे ढंग से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अपना एजुकेशन बाबा ऐप भी है, मतलब जिस नाम से आपका चैनल है ये एजुकेशन बाबा, इसी नाम से ऐप भी है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दिए हैं। वहाँ पर क्या है ना कि आप अच्छे ढंग से पूरे क्लास 12 की तैयारी कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के पढ़ाई होते हैं, सभी में अलग अलग
सभी सब्जेक्ट में टीचर्स हैं जो कि आपको बेहतरीन ढंग से वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो आप अपना ऐप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके एक बार वहाँ से चेक करिएगा और घर बैठे आप पूरी की पूरी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, और हर चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहाँ से करके वहाँ से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और बाकी बात करें तो आप ऐप इंस्टॉल करिए, आपको वहाँ पे बतला दिया जाएगा। बाकी आप एक बार नीचे कमेंट करिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कितने अच्छे से समझा पाए, कैसा लगा ओवरऑल, आप अच्छे से डिटेल में लिखिएगा ज़रूर। हम आप लोगों का कमेंट निश्चित रूप से पढ़ेंगे। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।